माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज आपके कर कमलों से हमारे ध्वज के इन 3 रंगों के प्रतीक गुब्बारों को ऊंचे आसमान में उन्मुक्त गगन में उड़ाने का कष्ट करें। आप सभी से अनुरोध है कि इन गुब्बारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों तक पहुंचाएं। तिरंगे के 3 रंगों के प्रतीक गुब्बारे उड़कर कुछ सीख ही देकर जा रहे हैं। गुब्बारे ने उड़कर दिक सीख बड़ी, परवाज पंखों की कोई मोहताज नहीं होती। छोटे से गुब्बारे लेकिन सीख बड़ी, पंख नहीं फिर भी उड़ान वही। ये 3 रंगों से आज आसमान पटा हुआ है। गुब्बारे हमारे ध्वज के 3 रंगों के प्रतीक, केसरिया बल देने वाला, सफेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी खेतों की अंगड़ाई। इसी बीच परेड कमांडर एसीपी ट्रैफिक अजीत सिंह चौहान द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का निवेदन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके परेड निरीक्षण के निवेदन को स्वीकार किया गया। हरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड निरीक्षण हेतु खुली जीप में सवार हो रहे हैं। परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुली जीप में सवार हो चुके हैं। उनके साथ हैं इंदौर जिले के जिलाधीश आदरणीय मनीष सिंह सर और पुलिस कमिश्नर आदरणीय हरिनारायण जी मिश्र जी। और इस परेड निरीक्षण के वाहन सारथी वाहन की भूमिका निभा रहे हैं एएसआई असलम अहमद कुरैशी जी। परेड निरीक्षण का निवेदन स्वीकार कर मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण हेतु खुली जीप में सवार होकर परेड निरीक्षण हेतु दलों के पास अग्रसर हो रहे हैं। मालवांचल का हृदय स्थल, मां अहिल्या की पावन नगरी, एजुकेशन हब, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी एवं स्वच्छता के स्वर्णिम सिरमौर के अलंकारों से अलंकृत इंदौर नगर का यह खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आज के इस पावन पर्व पर अनुपम भाव का एहसास करा रहा है। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आज नई सजधज से गणतंत्र दिवस फिर आया। नव परिधान बासंती रंग का माता ने पहना। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हर्ष एवं उल्लास के प्रतीक गुब्बारों को आसमान में छोड़ा गया। अब परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर हैं परेड के निरीक्षण की अनुमति प्राप्त करने हेतु। आप मन के हार्दिक अभिनंदन हवै। जब हम अपने गौरवशाली संविधान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उन अमर शहीदों के चेहरे नजर आते हैं जिनकी बदौलत भारत आजाद हुआ था। अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह अपना योगदान दिया, उन सबको मैं सादर नमन करता हूं। हमारे दूरदर्शी पुरखों ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के संविधान का सपना ही नहीं देखा था, बल्कि इसकी ठोस तैयारी भी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि हमारे संविधान में देश की विरासत, लोकतांत्रिक मूल्य, पंचायत की अवधारणा को अहम स्थान मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल महान भावों और उस दौर के
विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण की नींव रखी थी, उसी पर देश बुलंदियों के नए नए शिखर पर पहुंचे हैं। मैं उन सभी के योगदान को याद करते हुए सादर नमन करता हूं। आज जब हम अपने देश की पावन पहचान तिरंगे झंडे की छांव में खड़े होते हैं तो आन बान और शान से लहराते तिरंगे में हमें अपनी महान विरासत के अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, जो हमें भाव विभोर करते हैं और गौरव का एहसास दिलाते हैं। हमें अपनी आजादी को बचाने, गणतंत्र को मजबूत करने, संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इस बात का पुरजोर एहसास होता है कि हमारा संविधान ही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों का प्रणेता है। इसे सहेज कर रखना हम सबका परम कर्तव्य है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष हम देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। यह अवसर मनन करने का है, क्या देश आजादी तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर सका है। आजादी के समय जिस तरह सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाया गया था, क्या आज हम उस चुनौतियों से निश्चिंत हो पाए हैं? क्या जनता के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लक्ष्य पूरे हो पाए हैं? यदि नहीं, तो आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सांप्रदायिक उन्माद देश की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस का आज अद्भुत और अविस्मरणीय संगम है। अभी 23 जनवरी को ही हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया और गणतंत्र दिवस अब 23 जनवरी नेताजी के जन्मदिन से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस का पर्व। मैं नेताजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस देश को आजादी अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की थी। एक तरफ बापू जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चला था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने अपने रक्त की अंतिम बूंद से भारत माता की पवित्र माटी को रंगा था। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन कहते हुए कभी कभी तकलीफ होती है कि आजादी के बाद हमें आजादी के इतिहास तक गलत पढ़ाया गया। देश को बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं बापूजी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता। बापूजी तो विश्व बंद है, लेकिन आजादी की क्रांतिकारी धारा को भुला दिया गया। एक नहीं अनेकों अमर शहीद क्रांतिकारी, उनकी स्मृति को संजो के नहीं रखा गया।
मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अमर शहीद क्रांतिकारियों की सही गाथा न केवल देश के सामने रखी, धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना। विगत वर्ष में हमने 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की थी और इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। मात्र 3 वर्षों में धान बेचने हेतु पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है, अर्थात 60% से अधिक किसानों का पंजीयन सुखद संकेत कि सरकार और खेती पर किसानों का भरोसा लौटा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि नई फसलों और इससे संबंधित किसानों को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 में प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। उद्यान की फसलों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड चाय और कॉफी के उत्पादन व प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए टी कॉफी बोर्ड का गठन किया गया है। मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत धान उत्पादक किसान यदि अपने पंजीकृत रकबे में धान के बदले वृक्ष लगाते हैं तो उन्हें भी 3 वर्ष तक आने वाली प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में बनाना प्रारंभ किया। यह हमारे संविधान निर्माताओं के चरणों में विनम्र आदरांजलि है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, संविधान तो निर्जीव है, उसे जीवित लोग बनाते हैं। हम भारत के लोग सचमुच में भारत के संविधान की प्राणवायु है, प्राण शक्ति है। सही अर्थों में गणतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जनता की शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। और इसलिए वो ये भी कहते हैं कि कोई भी काम बिना जनता के सहयोग से, बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं हो सकता। आज जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश ने कोरोना से निपटने का जन भागीदारी का मॉडल बनाया है। मैं अपने प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, कोरोना भी गया नहीं है। हमने पहली लहर का मुकाबला किया, कोविड की दूसरी वेव का मुकाबला किया। वो मुकाबला केवल सरकार ने नहीं किया। मैं प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई, पंचायतों की, वार्डों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवियों ने, धर्मगुरुओं ने, विभिन्न संस्थाओं ने, और आज मैं अहिल्या मां की इस पवित्र नगरी की धरती पर खड़े होकर मैं गर्व से कहता हूं कि इंदौर की जनता ने भी जन भागीदारी का अद्भुत इतिहास रचा है।
इंदौर और प्रदेशवासियों ने मिलकर कोविड की दूसरी लहर का भी मुकाबला किया। अभी हम तीसरी लहर के प्रकोप से गुजर रहे हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 60% राशि कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए खर्च करने का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने कृषि व संबंधित कार्यों के लिए 76% राशि खर्च की है। इसी प्रकार जल जंगल जमीन से संबंधित कार्यों के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 65% के प्रावधान के विरुद्ध हमने छत्तीसगढ़ में 82% राशि खर्च की है। कोरोना के दौर में मनरेगा से गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया गया था। वहीं अन्य विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण से हमने मनरेगा की व्यापक सार्थकता साबित की है। हमारी सुराजी गांव योजना में नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाने में सफल हो रही है। इसके अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बारी के विकास के काम अब बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना ने ग्रामीण तथा शहरी गौपालकों को आजीविका का नया जरिया उपलब्ध कराया है। इस योजना से अभी तक 122 करोड़ रुपया से अधिक का गोबर खरीदा जा चुका है। इसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और उपयोग की एक नई क्रांति ने जन्म लिया है, जिससे देश में आसन्न रासायनिक खाद संकट को हल करने में मदद मिलेगी। गौठान अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित हो रहे हैं। गोबर से बिजली, प्राकृतिक पेंट तथा अन्य उत्पादों का निर्माण करने की पहल की गई है। अब गोबर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपयोगिता के सभी पहलुओं पर व्यापक और सुसंगत ढंग से काम करने के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना महामारी के समय जब बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे, तब हमने उनके हित के लिए विशेष प्रयास करने का संकल्प लिया था, जिसे अमल में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 को बनाकर लागू किया गया है। अर्थव्यवस्था, रोजगार, हम एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे प्रदेशवासियों को बताते हुए प्रसन्नता है कि कभी मध्य प्रदेश सड़क में गड्ढे की गड्ढों में गड्ढा है का प्रदेश, सड़कों में गड्ढा है का प्रदेश कहा जाता था। आज 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कों का निर्माण कर दिया गया। और अब हमारा संकल्प है अटल एक्सप्रेस वे बनाने का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का, जो इंदौर की धरती से भी होकर गुजरेगा। ये केवल रोड नहीं होंगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का रोड मैप होंगे। नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास के क्लस्टर अलग अलग बना के हम औद्योगिकीकरण की नई शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे। भोपाल इंदौर के बीच में एक अलग इंडस्ट्रीज का हब बनाया जाए, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। न केवल रोडों का सवाल, कभी बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। 5000 मेगावाट उपलब्धता थी, आज बढ़ा के बिजली की उपलब्धता 21,000 मेगावाट से ज्यादा कर दी गई है। अपनी जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इसके लिए एक नहीं अनेकों उपक्रम किए जा रहे हैं। अब हम केवल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं, सूरज से भी बिजली बनाने के काम में मध्य प्रदेश आगे है।
एक नहीं अनेकों सोलर पावर प्लांट पे काम चल रहा है। शाजापुर हो, आगर हो, मुरैना हो, छतरपुर हो, रीवा में सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट बनके तैयार है। और ओंकारेश्वर बांध में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, पानी के ऊपर सोलर पैनल बना के हम सूरज से बिजली बनाएंगे। ये ऊर्जा क्लीन ऊर्जा है जो पर्यावरण को बचाने का भी काम करती है। हम सूरज से बिजली बनाएंगे, हम हवा से बिजली बना रहे हैं, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम बायोमास से बिजली बना रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, नदियों के पानी को रोक के किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने में मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। कभी जब यह मांग की गई थी कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाओ, तो कह दिया गया था इम्पॉसिबल है, यह हो ही नहीं सकता। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। नर्मदा जी को छिपरा जी से जोड़ा गया, गंभीर से जोड़ा गया, अब काली सिद्ध से जोड़ रहे हैं, पार्वती से जोड़ रहे हैं। मालवा और निमाड़ में नर्मदा जी सहित बाकी नदियों के पानी को ले जाके किसानों के खेतों की प्यास बुझा रहे हैं। न केवल मालवा और निमाड़ में, बल्कि विंध्य में, बुंदेलखंड में, महाकौशल में समूह के ऐसे ऋणों को न सिर्फ माफ किया है, बल्कि सभी समूहों के ऋण लेने की पात्रता भी दुगुनी कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के अंतर्गत 22 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है और उन्हें रोजगार दिलाया गया है। आदिवासी संस्कृति, कलाएं, रहन सहन हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन 1.5 दशकों तक इस समाज की आशाओं के विपरीत कार्य करने का बहुत बड़ा नुकसान आदिवासी अंचलों में होता रहा है। वहीं दूसरी ओर भौगोलिक परिस्थितियों और समाज की सरलता का लाभ उठाते हुए नक्सलवादियों ने भी इन्हें हिंसक गतिविधियों का केंद्र बना लिया था। इस पृष्ठभूमि में हमने आदिवासी बसाहटों में समुचित और सुसंगत विकास की रणनीति अपनाई, जिससे परस्पर विश्वास के वातावरण में एक नई शुरुआत हो। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, हम अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं, जिसका लाभ आदिवासी अंचलों में दिखाई पड़ रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा करते हुए हमने एक नई शुरुआत की थी। पहले मात्र 7 लघु उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अब 61 कर दिया जाएगा। रेली कोसा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा कर दी गई है। लोहांडी गुणा में जमीन वापसी से न्याय की जो शुरुआत की गई थी, वह पहल आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में फैली। नक्सली हिंसा के कारण बंद स्कूलों को चालू कराना, अदालती मामलों से मुक्ति, निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकार अधिमान्यता पत्रों का वितरण, कुपोषण मुक्त बस्तर, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, डीएमएफ व अन्य निधियों की मदद से काजू, कॉफी, पपीता जैसे नए ढंग से खेती को बढ़ावा, कनिष्ठ सेवा चयन आयोग का गठन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, आमचो बस्तर विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश, सड़क, बिजली तथा मोबाइल नेटवर्क, हवाई सेवा, देवगुड़ी क्षेत्र का विकास प्राधिकरण में स्थानीय नेतृत्व, मधुर गुड़ योजना, बस्तर दशहरा के लिए माझी, चालकी आदि के केमिकल फर्टिलाइजर ने हमारी धरती की
उर्वरक क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। और जब वो दिन आ गए कि हम गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलें भी लगाएं और साथ में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ें। प्राकृतिक खेती का मध्य प्रदेश में हम अभियान चलाने वाले हैं। धरती का स्वास्थ्य भी बचा रहना चाहिए और इंसान को, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ भी मिलना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर ने कई तरह की बीमारियां पैदा कर दी है। मैं स्वयं भी अपने खेत में प्राकृतिक खेती के प्रयोग करूंगा। जैविक खेती में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और तेजी से इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे किसान भाइयों, पिछले 22 महीने में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। और पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा हम फिर जल्दी किसानों के खाते में डालने वाले हैं। न केवल फसल बीमा योजना का पैसा, बल्कि प्राकृतिक आपदा में अभी जो नुकसान हुआ है उसकी राहत की राशि भी बहुत जल्दी आपके खाते में आने वाली है। मौसम की मार से अगर किसानों की फसलें प्रभावित होगी तो उनको राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है। आज अपने प्रदेशवासियों से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। लोकतंत्र का मतलब है ये जनता का राज है। भगवान ने जो संसाधन दिया वो सबके हैं। ये धरती सबकी, पानी सबका, जंगल सबके, खदानें सबकी। के सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। मैं चाहूंगा सुधार, जनभागीदारी और विकास से गणतंत्र की मजबूती में हमारे ऐसे कई योगदान दर्ज होंगे। हमने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जन सुविधाओं से जुड़ी समस्त अधोसंरचना के विकास के साथ राहत और रोजगार का ध्यान रखा है। बिजली की ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार और विस्तार के माध्यम से पारेषण हानि को कम किया। वहीं बेहतर प्रबंधन से प्रणाली की उपलब्धता को 99.79% पहुंचाया, जो एक कीर्तिमान है। विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 40,45,000 उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया गया है, जिससे उन्हें 2,200 करोड़ रुपए की बचत हुई। विभिन्न योजनाओं से प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में शिक्षित बेरोजगारों को भागीदार बनाने के लिए ई श्रेणी पंजीयन के तहत 5,000 से अधिक युवाओं का पंजीयन किया गया है और उन्हें विकासखंड स्तर पर सरलीकृत प्रक्रिया के से लगभग 200 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए केलो परियोजना, खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना, अरपा भैंसाजार परियोजना को इस वर्ष पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत सितंबर 2023 तक 48 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की योजना है, जिसमें से लगभग 8 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार 124 नगरीय निकायों में नल जल योजना पूर्ण की गई है तथा 44 नगरीय निकायों के कार्य प्रगति पर है।
स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार हेतु डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और उपकरणों की संख्या में कई गुना वृद्धि की गई है। मैं जिन स्थानों पर जनता अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाती, वहां अस्पतालों की सुविधाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दया दीदी क्लिनिक योजना से 18 लाख से अधिक लोगों की जांच और उपचार किया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से उपचार में लगने वाले 50,000 से 20 लाख रुपए तक खर्च की चिंता से लोगों को मुक्त किया गया है। जन सुविधा के विस्तार और जनता को मांगी दवाई के बोझ से राहत दिलाने के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की गई, जिसका विस्तार अब सभी शहरों में किया जा रहा है। हमने नई पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य के लिए स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा तक और रोजगार से लेकर संस्कार विकसित देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। आखिर उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। जल्दी हम इस अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं। शहरों में अगर इतनी जमीन नहीं होगी तो हम मल्टी बना के धीरे धीरे उनको रहने के आवास उपलब्ध कराएंगे। मकान के साथ साथ संकल्प होता है। कोरोना महामारी ने हमें बता दिया है कि इलाज और उसकी निःशुल्क व्यवस्था एक बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत अभियान चलाया है। 2,60,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। जो शेष बचे भाई बहन हैं, उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें। प्रशासन इस काम में शिद्दत से लगे। और आयुष्मान कार्ड का सीधा मतलब है, भगवान ना करे कोई कभी बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो केवल सरकारी अस्पताल नहीं, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में निःशुल्क करा के दिया जाएगा। कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहने दिया जाएगा। आज उसके लिए रोजगार की व्यवस्था मैं महानगरों में, कस्बों में, शहरों में प्रशासन को मैंने निर्देश दिए। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन रोजगार दिवस के रूप में हमने मनाया था। हमने तय किया था 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2 महीने ही में हमने 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से ऋण दिलवा के उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे लेके आए थे। 25 फरवरी के दिन फिर रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, हर महीने कम से कम 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हमारे पटरियों पे, फुटपाथ पे काम धंधा करने वाले भाई बहन, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले, ये ऊंचे ब्याज की दरों पर लोन लिया करते थे प्राइवेट सूदखोर से, लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, दोनों के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि 10,000 रुपए की बिना ब्याज की राशि इनको उपलब्ध कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जाएगी। और जिला प्रशासन का यह काम है कि ऐसे भाई बहनों की रोजी रोटी में कोई दिक्कत ना आए। एक तरफ शहर स्वच्छ हो, यातायात में बाधा बानो न्याय के लिए संघर्ष और कानून का राज चलाने की प्रतिबद्धता हमारी विरासत है। आजादी का आंदोलन न्याय के लिए था।
संविधान का निर्माण और संविधान में संशोधन के जरिए नागरिक अधिकारों के दायरे में लगातार विस्तार करते जाने को हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदा अपना कर्तव्य समझा। हम इसी विरासत को आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं। तृतीय लिंग युवाओं को पुलिस बल में भर्ती करना, बस्तर के जवानों को बस्तर फाइटर्स बल में भर्ती करना, सुरक्षा बलों की देखरेख में बस्तर के दुर्गम और नक्सल प्रभावित अंचलों में 5 बृहद पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता का आत्मविश्वास बढ़ाना और इन सब के माध्यम से नागरिक सुविधाओं में वृद्धि को भी हम न्याय की दिशा में बढ़ते कदम मानते हैं। चिट फंड कंपनियों के द्वारा प्रदेश की मासूम जनता से ठगी की गई राशि वापस दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का नतीजा है कि अब तक चिट फंड कंपनियों के 840 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 11 करोड़ से अधिक राशि वसूल कर जनता को लौटाई गई है और अब बड़े पैमाने पर कुर्की और संपत्ति नीलामी के माध्यम से और भी अधिक राशि लौटाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक सुविधाओं में भी न्याय का अंग है। विगत 3 वर्षों में हमने 5 नए जिलों का गठन की घोषणा की, जिसमें से एक जिला गौरेला पेंडा मरवाही विकास की नई गाथा लिख रहा है। वहीं अन्य 4 जिलों का औपचारिक उद्घाटन भी शीघ्र किया जाएगा। हमने लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 132 सेवाएं ऑनलाइन की थी, जिनमें एक वर्ष में 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं अपने छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के हित में कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं करता हूं। हमारी सरकार इसी वर्ष समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु एक व्यवहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून लाएगी, जिससे अनेक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस कानून के प्रावधान का लाभ लेकर हमारे नागरिक तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। इसी साल लगभग 38,000 करोड़ का आया है। बाकी फैक्ट्री पाइपलाइन में औद्योगिक हब के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। न केवल बड़े उद्योग बल्कि एमएसएमई की इकाइयां 15 अलग अलग क्लस्टर बन रहे हैं, जिसमें नमकीन क्लस्टर जैसे क्लस्टर भी शामिल है। हम एमएसएमई के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, यह हमारा संकल्प है। और ये पिछले दिनों अनुसूचित जनजाति के लिए हमने तय किया था पेशा कानून लागू करेंगे। उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई। चिन्हित ब्लॉकों में राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ कर दी गई है। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तक अनुसूचित जाति के कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ ये सामान्य वर्ग आयोग बनाया है, जो सामान्य वर्ग के भाई और बहनों के कल्याण के लिए सुझाव देगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों के लिए 10% आरक्षण लागू किया जा चुका है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और ये पंचायत के चुनाव हमने कहा ओबीसी के आरक्षण के साथ ही होंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। अल्पसंख्यकों, घुमंतुओं, अर्ध घुमंतुओं, समाज के हर वर्ग का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार की
नीति का प्रमुख अंग है। बेटियों के कल्याण में हमने एक नया इतिहास रचा है। मैं आज खुशी से प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। और आज मुझे बताते हो खुशी है कि 2012-13 में जहां सेक्स रेशियो बेटा बेटी के जन्मता का था 914, वहां बढ़ के हो गया 1000 बेटों पे 956 बेटियां। और मेरा अभियान जारी रहेगा तब तक जब तक के बेटे और बेटियां बराबर की संख्या में जन्म ना लें। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई है। आज उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों से अपील कर, हमारी बहनों की सुरक्षा हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कारण आज मैं आप सभी से के समक्ष घोषणा करना चाहूंगा, इस क्षेत्र में इस हेतु हम प्रत्येक जिला में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर उसे प्रभावी रूप से महिला सुरक्षा हेतु उपयोग करेंगे। 12वां, मैं घोषणा करता हूं, प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारंभ की जाएगी। 13वां, वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता एवं उसके कारण वृक्षारोपण हेतु नागरिकों के अरुचि को देखते हुए राज्य सरकार शीघ्र ही इन नियमों का नागरिकों के हित में सरलीकरण करने जा रही है। इसे तो हम समस्त प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन लाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हम धरती को माता कहते हैं। इसकी पहचान हम भारत माता और छत्तीसगढ़ मातारी के रूप में करते हैं। तो मेरा मानना है हमारा संविधान माँ के आंचल के समान है, जिसके छांव में सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस की जाती है। जब हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया था, तब हमने मन में छत्तीसगढ़ मातारी और प्रदेशवासी सभी भाई बहनों और इस तरह हमारे विस्तृत कुटुंब रूपी प्रदेश के मान सम्मान और कल्याण की कामना की थी। संसाधनों से भरी हमारी धरती समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रोजगार और खुशहाल भविष्य की सुरक्षा दे सकती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने समावेशी और टिकाऊ विकास का जो मॉडल अपनाया, वह छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में आज हम सब के लिए गौरव का प्रतीक बन गया है। कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से सक्षमता के साथ निपटने में हमारी छत्तीसगढ़ मॉडल की बड़ी भूमिका रही है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। मुझे विश्वास है परस्पर सद्विश्वास, एकजुटता तथा कोरोना प्रोटोकॉल के पालन से तीसरी लहर पर हम जल्दी ही काबू पा सकेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सतर्क रहें। आपका बेहतर स्वास्थ्य और सक्रिय योगदान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा एक ही सपना और एक ही लक्ष्य कि नवा छत्तीसगढ़ 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हाथ में 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हाथ से गढ़ा जाए, जिसमें सबकी भागीदारी हो। और सुशासन का ये एक पक्ष है, जनता को बिना किसी परेशानी के निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ, उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने ये भी फैसला किया कि माफिया चाहे किसी भी प्रकार का हो, मध्य प्रदेश की धरती पर कुचल दिया जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के द्वारा क्या अलग तरह से समाज को
विकृति की ओर ले जाने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनको कुचल के समाप्त करने का फैसला किया है। हजारों हेक्टेयर जमीनें हमने इन माफियाओं से मुक्त कराई है और कई जगह जहां इन्हें कब्जा किया था, हम माफियाओं के नहीं गरीबों के मकान बनेंगे। गलत काम करने वाले वक्त से नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने अभियान चलाया है बेहतर कानून और व्यवस्था का। हमने 2 चिन्हित शहरों में, इंदौर और भोपाल में, इसलिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भी लागू किया है। आम जनता को सुशासन देते हुए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमने कई प्रकल्प और शुरू करने का फैसला किया है। एक तरफ महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर में भव्य निर्माण के काम हो रहे हैं। उज्जैन में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम। वहीं दूसरी तरफ ओमकारेश्वर में, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को अपने गुरु गोविंद गोल्ड पाद जी मिले थे, वहां उनकी भव्य प्रतिमा लगा के अद्वैत वेदांत संस्थान बनाया जाएगा। एक ही चेतना सब प्राणियों में, और इसलिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक समान है। ये भाव अगर पूरे जगत में फैल जाए तो सारे मतभेद समाप्त हो जाए। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। देवास में चामुंडा मैया हो, सलकनपुर वाली माता हो, मैहर वाली मैया हो, राम रजा का ओरछा हो, चित्रकूट की पवित्र धरती हो, ये रिलीजियस धार्मिक स्थल जो हमें प्रेरणा देते हैं, उनके विकास का अभियान टूरिज्म के क्षेत्र में, चाहे जल महोत्सव का सवाल हो या टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी से लेके हॉट एयर बैलून की सवारी हो, अनेकों नए उपक्रम प्रारंभ किए गए ताकि रोजगार के नए अवसर और हम सृजित कर सकें। हमने एक विभाग और बनाया है, आनंद विभाग। मैं आज अपील करना चाहता हूं, आनंदम केंद्र कई जगह बन रहे, जिनके पास जरूरत से ज्यादा हो रख जाए और जिनको जरूरत हो वो ले जाएं। एक अद्भुत काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, 10 दिशाओं में विकास कर रहा है और मध्य प्रदेश भी अपनी क्षमता को प्रकट करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं कुछ निवेदन और अपील आपसे करना चाहता हूं। सारे काम केवल सरकार के नहीं होते, समाज को भी हाथ बटाना पड़ता है और इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रदेशवासियों से, कोविड के मुकाबले के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हमारी नीचे तक सक्रिय रहे। ये कोविड की जड़ों पर प्रहार करने का समय है। इस बार अगर हमने इससे मुकाबला कर लिया तो आगे हो सकता है इससे हमें निजात मिल जाए। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए और जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में 97% फर्स्ट डोज लग गया है, 93% से ज्यादा सेकंड डोज लगा है और 73% 15 से लेकर 17 साल के बच्चों को डोज लगाए। जो शेष रह गए हों उनको टीका जरूर लगवाने में सहयोग करें। मैं एक अपील और अपने सभी प्रदेशवासियों से करना चाहता हूं। मैंने बेटी बचाने की बात कही है, मेरी प्रार्थना है बेटियां आए तो स्वागत करें, बेटियों को इस धरती पर आने दें, बेटी बचाने में उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ये मेरा निवेदन है। स्वच्छता में इंदौर ने नया रिकॉर्ड बनाया है, आज इंदौर आइकॉन बन गया, आइकॉन। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर स्वच्छता में आया है, लेकिन तीसरे नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश को लाना है।
मार्च में फिर स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ होगा। इसलिए गांव हो और चाहे शहर हो, स्वच्छ बना के हमें मध्य प्रदेश को स्वच्छता में भी नंबर 1 बनाना है। एक अपील और मैं कर रहा हूं प्रदेशवासियों से। अभी मैंने अपील की थी, कुपोषण समाप्त करने के लिए एक आंगनबाड़ी गोद लें। 97,000 आंगनबाड़ी है मध्य प्रदेश में, 48,000 गोद ले ली गई है। और गोद लेने का मतलब शासकीय सुविधाएं ठीक से उस आंगनबाड़ी में मिले, ये प्रयास करना नंबर 1। और कुछ सुविधाएं अपनी तरफ से हम आंगनबाड़ियों में जुटा दें नंबर 2। मेरी अपील है, जो सक्षम और समर्थ लोग हैं, एक आंगनबाड़ी जरूर गोद लें, ताकि 97,000 आंगनबाड़ियों में बेहतर काम करते हुए हम अपने बच्चों को कुपोषण से मुक्त करा लें। अनाथ बच्चे हमारे रहते हुए कोई कैसे हो सकते हैं? मैं अपील करना चाहता हूं प्रदेशवासियों से। पिछले दिनों में भोपाल में निकला था, मैंने कुछ लोगों को फुटपाथ पर सोते हुए देखा था, और तब हमने तत्काल रैन बसेरे बनवाए, अस्थायी बनवाए। इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा। समर्थ और समाज है और ये सरकार है, हमारे रहते हुए कोई कड़कती सर्दी में बाहर कैसे सो सकता है? और इसलिए रैन बसेरे जहां जरूरत पड़े और बनाएंगे। हम ऐसे लोगों को प्रश्रय देंगे, आश्रय देंगे। दीनदयाल रसोई का और विस्तार करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माता पिता नहीं है, तो कृपया करके जो समर्थ लोग हैं उनको भी गोद लें, उनके लालन पालन में मदद करें। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन जाए जहां हर माता पिता विहीन बेटे बेटियों का पालक हो। एक काम मैं रोज करता हूं, वो अपील आपसे भी करना चाहता हूं। मैं तो रोज करता हूं, रोज एक पेड़ लगाता हूं। ये केवल कर्म कांड नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, ये पर्यावरण को बचाने का प्रयास है। ये धरती का जो उपकार हम पे है, उस कर्जा को उतारने की कोशिश है। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के लिए लगा सकते हो। अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगा सकते हो, बच्चों के जन्मदिन के दिन पेड़ लगा सकते हो, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा सकते हो। अगर एक एक पेड़ ऐसे लग जाए तो पर्यावरण बचाने में मध्य प्रदेश दुनिया में ऐतिहासिक काम करेगा। ये मैं आप सबसे अपील करता हूं, हर मंगल के अवसर पर एक पेड़ आप जरूर लगाएं, ये मेरा निवेदन है। ग्रामवासियों से अपील मैं करना चाहता हूं, समरस गांव बनाओ, एक अभियान चलेगा, समरस ग्राम अभियान। वहां आपस में अगर कोई मतभेद है तो गांव के लोग मिलकर बैठ के सुलझाएं, गांव की रिपोर्ट थाने में ना जाए, गांव में कोई मतभेद ना हो, महीने में एक बार ग्राम सभा हो, गांव के विकास की योजना बने और गांव को बढ़ाने में सबका योगदान हो। ये मेरा निवेदन है। एक और निवेदन प्रदेशवासियों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर करना चाहता हूं, लोकल उत्पाद खरीदें। मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, अब ये दिन लद गए। मेड इन इंदौर, मेड इन मध्य प्रदेश। हमारे गांव में, हमारे शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हमारे अपने साथियों अनेकों चीजें बनाते हैं। लोकल को वोकल बनाने के संकल्प को पूरा करें, ये मेरा निवेदन है। बिजली हम भरपूर बना रहे हैं, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जनता को सस्ती बिजली देने पे करते हैं। लेकिन प्रदेशवासियों, मैं अपील करता हूं, बिजली फालतू ना जलाएं, जितनी जरूरत हो उतनी उपयोग करें। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। मैं आपसे पीने के पानी के भी बेहतर प्रबंधन की, गांव में अब नल जल योजनाएं बन रही है, समितियां बना के उनका बेहतर प्रबंधन करें। और वैसे ही एक अपील और, हर शहर, हर गांव अपना जन्मदिन साल में एक दिन मनाए। मैंने पिछली बार इंदौर में अपील की थी, कुछ गांवों ने अपने जन्मदिन की तारीख तय की है। मेरे अपने गांव जैत ने भी नर्मदा जयंती के दिन गांव का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। इंदौर भी जन्मदिन अपना एक दिन मनाए, कोई एक दिन इंदौर का। जब इंदौर में रहने वाले दुनिया भर के लोग इंदौर आए, इंदौर की अलग अलग प्रतिभाएं, इंदौर के विकास का संकल्प ले,
और साथ मिलके हम इंदौर को और आगे ले जाएं। इंदौर हो चाहे बाकी शहर हो, उनका अपना एक दिन हो जिस दिन गांव के लोग मिलके अपने गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और अंत में नशा मुक्ति अभियान, ये केवल बंद करने से बंद शराब नहीं हो सकती तब तक जब तक इस प्रवृत्ति को हम समाप्त ना कर दें। और इसलिए हम अपने गांव, अपने शहर में ये प्रयास प्रारंभ करें कि अधिकतम लोग नशा से मुक्त होने का संकल्प लेके धीरे धीरे नशा मुक्ति की तरफ अपने प्रदेश को ले जाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अकेली सरकार नहीं, समाज के साथ मिलके हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण को संकल्प को पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत को बनाने के अपने संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। एक बार मैं फिर गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत